हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गोहाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कई बातों को साझा किया और साथ ही उन्होंने बताया कि बड़ौदा में कांग्रेस ने कोई किया। साथ ही इस सब के बीच उन्होंने और भी कई बातों को साझा किया। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि बड़ौदा में गठबंधन का उम्मीदवार होगा, बीजेपी जेजेपी का गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी का सिंबल होगा। सीएम मनोहर लाल ने दावा किया कि बड़ौदा में बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़ौदा में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। बड़ौदा का चुनाव हमारी जो गठबंधन की सरकार है उसी प्रकार से ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों के गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव चिन्ह उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान होगा और ये बात कल हमने दोनों पार्टियों की मीटिंग करके तय की है। देश की सरकार के नाते इस हलके में भी इन 66 के बाद लगभग 53-54 वर्ष हो गए हैं और कांग्रेस की सरकार के या कांग्रेस के ही विधायक ये सब बनते रहे हैं। अब हम जब चुनाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम उनसे 54 वर्ष का हिसाब भी मांगेंगे और हम 4 वर्ष में क्या करेंगे ये बहुत सी जानकारियां पहले से हमने दी है। मैं एक दिन के लिए आया था तो मैंने उस दिन ये घोषणा की थी कि यहाँ के लोग अब ऐसा ना समझे कि हमारा कोई विधायक नहीं है। प्रदेश के मुखिया के नाते अब जब तक नया चुनाव होकर के विधायक नहीं चुना जाएगा तब तक मुझे अपना विधायक समझ लें। मैं यहां विधायक के नाते काम करूंगा और उसके बाद लगातार जो यहां के लोगों की अपेक्षाएं थी उसके हिसाब से हर विभाग ने यहां पर अपने अपने काम शुरू किए और बड़ी मात्रा में विकास के काम शुरू हो गए हैं, पूरे हुए हैं, जो चल रहे हैं। और यहां कुल मिलाकर के अगर 6 साल का मैं हिसाब आपको बताऊं तो यहां लगभग 550 करोड़ रुपया अब आकर के पूरे हुए हैं। हमने जो कहा है वो किया है, जो नहीं कर सकते वो कभी नहीं किया, कहा ही नहीं उसको। ये मेरी रिकॉर्ड है हमारा। जो हमने यहां कहा है उसको पूरा करना ही हमारा काम है। इस प्रकार से एक नेशनल हाईवे हमारे सांसद महोदय ने ध्यान कराया है कि सोनीपत गोहाना जींद ये ग्रीन हाईवे, हाँ, ये जो नेशनल हाईवे निकलेगा ये 2500 करोड़ रुपए का इसका काम शुरू हो चुका है। और एक वो जो अमृतसर वाला वो अलग है, हाँ, एक नया हाईवे जो कुंडली से शुरू होगा और अमृतसर तक एक्सप्रेस हाईवे वो निकलने वाला है। उसकी अलाइनमेंट भी कमोबेश इसी इलाके से होकर निकलने वाली है। अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का एक बार फिर से कुछ ऐसा ही बयान सामने आया, जहां पर अपने बयान के जरिए उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी पर हमला किया। वहीं पीएम मोदी के लिए 8400 करोड़ के हवाई जहाज खरीदने पर राहुल गांधी के वार पर प्रदेश के गृह मंत्री ने पलटवार किया। विज ने राहुल गांधी को झूठ की फैक्ट्री करार देते हुए कहा कि राहुल गांधी को न जाने कौन खबरें देता है। जितनी सुरक्षा सैनिकों की इस समय है आज से पहले कभी नहीं थी। विज ने कहा कि सैनिकों के लिए रहने, खाने और मौसम के हिसाब से टेंट जैसी बेहतर सुविधाएं आज से पहले कभी नहीं थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सेना के जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में भेजने और पीएम के हवाई जहाज खरीदने पर सवाल उठाए थे, जिस पर विज ने पलटवार किया। वहीं हांसी में कुछ दिन पहले एक व्यापारी को लूटकर कार में जिंदा जलाए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले को पुलिस ने महज 36 घंटे में सुलझाकर व्यापारी को जिंदा पकड़ लिया और साथ ही झूठी लूट और हत्या की साजिश से पर्दा उठा दिया। जिस दिन वारदात सामने आई थी उसी दिन कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर हरियाणा को जंगल राज करार दिया था,
जिस पर पलटवार करते हुए सुरजेवाला को राहुल गांधी का प्रोडक्ट करार दिया। उधर हरियाणा रोडवेज की बसों को पंजाब में एंट्री नहीं दिए जाने पर विज ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा। देखिए, राहुल गांधी को खबरें पता नहीं कौन देता, और राहुल गांधी सही मानो में तो झूठ की फैक्ट्री है। जितनी सुरक्षा व्यवस्था सैनिकों की इस समय है, आज से पहले कभी नहीं थी। उनके रहने की व्यवस्था, उनके वहां पर टेम्परेचर के मुताबिक गर्म टेंट, उनके भोजन की व्यवस्था, उनकी वर्दी की व्यवस्था जितनी बेहतर आज है, आज से पहले कभी नहीं थी। सुरजेवाला भी राहुल गांधी का ही प्रोडक्ट है। आप देखिए कि हमारी पुलिस ने, और मैं वहां की पुलिस को और एसपी को शाबाशी देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड केस इतने कम समय में सोल्व कर लिया। जहां एक तरफ कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष लगातार रैलियां कर रहा है, जनसभाएं कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार कृषि कानूनों के समर्थन में बीजेपी ट्रैक्टर रैली कर किसानों को यह मैसेज दे रही है कि कृषि कानून किसानों के पक्ष में है। और इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बहादुरगढ़ में ट्रैक्टर रैली की शुरुआत उनके द्वारा की गई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर कृषि कानूनों पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति झूठ बोलो और भय पैदा करने की है। उन्होंने कांग्रेस पर सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए आमजन और खासकर किसानों में झूठ और भ्रम का माहौल पैदा करने का आरोप भी उनके द्वारा लगाया गया। कांग्रेसी 10-20 लोग 5-10 लोगों में खुद से बैठा ले जाते हैं, खुद से उनकी बाइक ले लेते हैं। एक आदमी को सोशल मीडिया आजकल तो हर कोई पहचान लेता है, वो कौन सा कांग्रेसी है और कौन सा जो है दूसरी पार्टी का है। उनकी पोल तो सामने जब पे खुल ली थी, जब उन्होंने दिया। आपको ये भी पता है कि कौन सी खरी किसकी बोल रहे हैं, कौन किसकी बोल रहे हैं। आपको सारा बातों का सत्य पता है। सोशल मीडिया के जमाने में ये अब चलता नहीं ज्यादा। आप एक बार 1-2 मिनट के लिए सनसनी पैदा कर सकते हो, लेकिन जब आपके सामने सत्य आ जाता है तो ये प्रायोजित कार्यक्रम जो है वो आपको दिख जाते हैं। कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस के लिए जरूर टेस्ट है कि रिपीट करना, लेकिन बीजेपी के लिए एक अवसर है, अवसर को हम उपलब्धि में बदलेंगे। मैं अभी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में जा रहा हूं। आज कैंडिडेटों पर विचार करेंगे और फिर फाइनल कमेटी जो हमारी केंद्र की है वो मोहर मार देगी। और बड़ौदा के मैदान में कल भी उतरे थे और लगातार 1 महीना बड़ौदा के मैदान में वहीं बीजेपी का कार्यकर्ता। और किसानों को जागरूक करने के लिए झज्जर में भी इसी तरीके से कार्यक्रम किया गया, जहां पर लगातार किसानों तक ये बात साझा की गई कि कृषि कानून किसानों के पक्ष में है। वहीं डीघल गांव से लेकर सांपला तक बीजेपी ने किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। इस दौरान किसानों ने बीजेपी की ट्रैक्टर रैली का विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए। आपको बता दें कि बीजेपी ने विपक्ष की ओर से किए जा रहे विरोध को ड्रामेबाजी बताते हुए इस रैली का आयोजन किया। किसानों का कहना है कि कृषि कानून पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है और इस कानून को जल्द से जल्द सरकार को वापस लेना चाहिए। वहीं कृषि कानूनों को लेकर सिरसा में भी किसान सड़कों पर उतरे और लगातार अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाते रहे। और इसको लेकर सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ धरना जारी है और किसानों का यह कहना है कि सरकार मंडी को खत्म नहीं करेगी। इन कानूनों के लागू होने से मंडियां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। जब किसानों का उत्पाद खुले बाजार में बिकेगा तो उसे मंडियों में आने की जरूरत ही नहीं रहेगी। किसानों ने कहा कि सरकार एमएसपी को लेकर भी किसानों को बहकाने की कोशिश कर रही है। आज प्रदेश की किसी भी मंडी में किसान की पूरी फसल का एमएसपी नहीं मिल रहा। कभी किसानों के नाम पर राजनीति होती है और कभी किसानों को नमी उसकी फसल में बता करके उसको वापस कर दिया जाता है, तो कभी ऑनलाइन टोकन नहीं कटने की बात कह दी जाती है।
बैठे इसीलिए हैं यहाँ पे। हम 6 तारीख को हजारों संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे हरियाणा के कोने कोने से आके कि दुष्यंत चौटाला, रणजीत चौटाला जो बीजेपी के सहयोगी बने हुए हैं, ये इनका साथ छोड़ दें। ये अपने आप को किसानों के तेजी बता रहे हैं। इसलिए आज सारे जो किसान हैं उनसे उनका पद छुड़वाने के लिए आए हुए हैं, उनसे इस्तीफा दिलवाने के लिए आए हैं कि आप इस्तीफा देके किसानों के साथ आओ और ये जो 3 काले कानून है इनके साथ जो आज खड़े हो तो आप देवीलाल के नाम को कलंकित कर रहे हो, क्योंकि चौधरी देवीलाल जो वो किसानों के मसीहा थे। एमएसपी अभी मंडी आ रही सीजन और कितने किसानों को एमएसपी मिला वो सबको पता है। मंडी के अंदर आज भी किसान की जो है खरीद एमएसपी भी नहीं हो रही है। नरमे की फसल आ रही है और दूसरी फसलें आ रही है तो एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है अभी भी। ये झूठी बातें कर रहे हैं। अभी इन्होंने धान का ये कहा है, लिख के कह दिया इन्होंने एमएसपी पे एक एक दाना नहीं खरीदे। इन्होंने कहा 33 क्विंटल से ज्यादा धान नहीं खरीदेंगे। ये तो लिख के बोल रहे हैं कि हम इससे ज्यादा नहीं खरीदेंगे, दाना दाना नहीं खरीदेंगे। एक लिमिट लगा दी इन्होंने कि इससे ज्यादा हम खरीद नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं कि किसान का एक एक दाना हो, उसमें 33 क्विंटल क्या है, उसका 50 होगी तो 50 लो, 100 क्विंटल है तो 100 क्विंटल लो। जितना किसान के पास अनाज है उतना सारा अनाज एमएसपी के ऊपर खरीदने की गारंटी हो और एमएसपी से कम खरीद करने वाले को कानूनन सजा का प्रावधान किया जाए। ये वहीं करनाल की निसिंग अनाज मंडी में किसान सड़कों पर उतरे और उन्होंने प्रदर्शन भी किया। इस दौरान किसानों ने अपनी बातों को रखा और उनके साथ साथ आड़ती और मार्केट कमेटी के अधिकारी आप जो है वहां पर आप मौजूद थे और मार्केट कमेटी के अधिकारियों के खिलाफ किसानों और आड़तियों ने मोर्चा खोल दिया। आड़तियों और किसानों ने मार्केट कमेटी अधिकारियों के विरोध में कमेटी के गेट पर धरना दिया। प्रदर्शन कर रहे किसान और आड़तियों का आरोप है कि अधिकारी 25 रुपए क्विंटल सीएमआर के नाम से लेकर रात को गेट पास काटते हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि मार्केट कमेटी के सचिव और रिटायर्ड कर्मचारी कहते हैं कि 25 रुपए क्विंटल दो और अपने गेट पास लो। फसलों के अवशेष न जलाने को लेकर लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है और ऐसे में किसान भी इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। दरअसल अंबाला के 2 गांव में फसल की कटाई के बाद बेलर मशीन की मदद से उनके गड्ढे बनाकर किसान उन्हें मिल्स में बेच रहा है, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान न हो और किसान की कमाई भी हो। आपको बता दें कि अंबाला के दोनों गांवों के अंदर 1000 एकड़ खेती की जमीन है। किसानों का कहना है कि अब उन्हें कम मेहनत करनी पड़ रही है। पहले उन्हें काफी डीजल खर्च करना पड़ता था। अवशेषों को जलाने से लेकर अगली फसल लगाने तक अब खर्च कम होगा और उन्हें पराली के पैसे भी मिलेंगे। पराली जलाने की सामाजिक बुराई मैं कहूँगा ये भी खेती किसानी में घर कर गई। अब सरकार द्वारा भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं कि किस तरह से पराली जलाने की सामाजिक बुराई से निजात मिले। तो आप यहाँ आज देख सकते हैं कि कैसे बेलर के माध्यम से किसान अपनी पराली को अपने आय के साधन के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगनी करने का सपना देखा है वो कहीं ना कहीं इन्हीं साधनों को आय के रूप में परिवर्तित करने पर साकार सिद्ध होगा। एक्चुअली सर इस मशीन से बहुत फायदा है। पहले तो इसको हम बहा ही नहीं कर सकते, ना अपनी फसल बीज सकते थे, लेकिन अब ये इसको मशीनरी के द्वारा सारा कलेक्ट कर लेते हैं और इजीली इसको हम अगली फसल बीज सकते हैं। और दूसरा ये हमारे अर्निंग का भी साधन बन चुका है इससे। और जो ये बचा हुआ है इसको डिकम्पोज होके ये नेक्स्ट फसल में फर्टिलाइजर का काम करेगा सर। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके हमारे जो लैंड है उस पर भी इफेक्ट पड़ता था, एयर पोल्यूशन भी होता था, बैक्टीरिया भी हमारी जो ज़मीन के थे वो भी इससे डिस्ट्रॉय होते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल इकोसिस्टम इको फ्रेंडली बन गया है। अब इसके अंदर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म भी तैयार किए गए हैं और साथ ही साथ यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने इसकी ऑनलाइन शुरुआत की है। इसके लिए चाइल्ड वेलफेयर हरियाणा बाल महोत्सव.com वेबसाइट पर जाकर बच्चे रजिस्ट्रेशन कर अपनी प्रस्तुति का वीडियो अपलोड कर पाएंगे और इसी के आधार पर नतीजे आएंगे। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा चलाई गई ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आज 11 बजे उद्घाटन हो चुका है। माननीय उपायुक्त महोदय श्री मुकुल कुमार जी ने जिला यमुनानगर में इस का कंप्यूटर से
क्लिक कर दिया है और इसके बाद सभी बच्चे आप अपनी एंट्रीज इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसमें वीडियो और फोटो दो तरह की एक्टिविटी रहेंगी। आप जिस भी एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हैं आप उसके एक वीडियो बना के उसका रजिस्ट्रेशन करा के अपने वीडियो अपलोड कर सकते हैं। वहीं इलाके में साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम जनता लगातार कोशिश करती रहती है और इसी को लेकर जहां कहीं परेशानियां आती हैं उसकी शिकायत भी अधिकारियों के समक्ष की जाती है। लेकिन फरीदाबाद के मिर्जापुर गांव में निगम के कूड़ा डंपिंग स्टेशन का विरोध शुरू हो चुका है, जिसको लेकर ग्रामीण कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पहुंचे और इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि निगम शहर के कूड़े का डंपिंग स्टेशन बना रहा है, जिससे ग्राम वासियों का जीना मुश्किल हो जाएगा। किसी भी कीमत पर अपने गांव में कूड़े का डंप स्टेशन बनने नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वो इस बारे में अधिकारियों से बातचीत कर मामले पर संज्ञान लेंगे। वहीं नारनौल में ओवरलोडिंग वाहन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार ओवरलोडिंग का ये खेल चल रहा है और ऐसे में जनता लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से मांग कर रही है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। दरअसल प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। बजरी से ओवरलोड काफी संख्या में ट्रक राजस्थान की सीमा से होते हुए हरियाणा के टोल नाके पर निकलते हैं, लेकिन अधिकारी इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते। इस बीच माइनिंग विभाग के सिक्योरिटी गार्ड की भी एक तस्वीर सामने आई जो ड्यूटी छोड़कर ताश खेल रहे हैं। वहीं गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर नहर में नहाने के लिए जब दो बच्चे उतरे तो उनकी डूबने से मौत हो गई। दरअसल दो भाई थे जो कि नहर में नहाने के लिए उतरे थे, लेकिन एक ही घर के दो चिराग बुझने की जानकारी मिलते ही गांव में मातम छाप गया और पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि बुढ़ेड़ा गांव के रहने वाले मनदीप और संदीप शौच के लिए गए थे और इसी दौरान 16 साल का मनदीप नहर पर हाथ धोने के लिए गया तो अचानक उसका पैर फिसल गया और नहर में जा गिरा। मनदीप को डूबता देख बड़े भाई संदीप ने भी नहर में छलांग लगा दी, लेकिन नहर में पानी ज्यादा होने के कारण दोनों की डूबने से मौत हो गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकाला।